बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हकीकत की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। दुनिया में ज़्यादातर कहानियाँ मोहब्बत की गोद से जन्म लेती हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जो मोहब्बत को साथ लेकर जवान तो होती हैं, लेकिन सबसे पहले मोहब्बत का ही गला घोंट कर जुर्म की दुनिया में कदम रखती हैं। जुर्म की कहानियों का ताल्लुक हमेशा जन, ज़र या ज़मीन के साथ होता है। हमारी आज की कहानी का आगाज़ मोहब्बत है, लेकिन इसका लिंक ज़र से है। अब इसमें देखना ये है कि ज़र की हवस जीत जाती है या मोहब्बत हावी आ जाती है। खैर तो है ना बेटा? जी अम्मी। उदास क्यों हो? कमरान याद आ रहा है क्या? ऐसे ही समझ लें, लेकिन जो वजह होनी चाहिए वो नहीं है। मतलब उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया अम्मी। क्या किया उसने हमें धोखा दिया, उसने हमसे झूठ बोला अम्मी, उसने ये सारा मामला ख़राब कर दिया, वो लोगों के पैसे लेकर भाग गया। अब आप बताएं क्या सोचूं? बेटा, मेरी उम्र का तजुर्बा कहता है जो गाड़ी के मुतालिक झूठ बोल सकता है, बाकी बातों में भी झूठ बोल सकता है। अल्लाह ना करे अम्मी। देखिए बहन, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम आपकी वजह से बहुत से लोगों को बर्बाद होने से बचाने में कामयाब हुए। मेरी वजह से? इनका रेंट कार का बिजनेस नहीं है? अगर उस दिन आपकी गाड़ी का इश्यू ना होता तो हमें कभी पता ना चलता कि कामरान आगे क्या करने जा रहा है। क्या कर रहा था? वैसे आप दोनों में सबसे ज्यादा उसके बारे में कौन जानता है? जी मैं। तो फिर तो आपको पता होगा कि वो क्या करता है और कहाँ जाता आता है। जी वो लाहौर में फैसल टाउन का रिहायशी है और 3-4 साल से बाहर आता जाता रहता है और वेल सेटल्ड है। और लास्ट टाइम वो 3 माह पहले गया है, ऐसे ही है? जी ऐसा ही है। देखिए बहन, जिस कामरान का नंबर आपने हमें दिया है 3-4 मरतबा वो बाहर जा चुका है। वहाँ काम करने का उसका दिल नहीं करता। अगर आपको गाड़ी न मिलती तो उसकी शादी भी हो जाती और उसके बच्चे भी हो जाते, तब कहीं जाकर आपको पता चलता कि हमारे साथ धोखा हुआ है। इजाज़ ले आओ इसको। धोखेबाज, बेशरम इंसान, अगर तुमने ये सब पैसों के लिए किया होता तो मैं तुम्हें माफ कर देती। तुमने तो मेरी मोहब्बत के साथ धोखा किया। क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने और मैंने तुम्हारा? आज की हकीकत एक ऐसे नाकाम शख्स की कहानी है जो पैसा कमाने बाहर गया, नाकाम रहा, फिर मोहब्बत की तरफ लौटा, मगर फिर ज़र ज़हनो गुमा पर छाया तो वो सब रिश्तों नातों को पामाल करता चला गया। हम अपने एक्सपर्ट की तरफ चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि जिस शख्स के दिमाग में पैसे की हिर्स इतनी बढ़ जाए कि वो उसके लिए किसी को भी छोड़ दे या रोनता हुआ आगे बढ़ जाए, ऐसे बंदे की ज़हनी कैफियत क्या होती है। वो लोग जो कि हरीस होते हैं वो तो किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। उनका अगर मैं साइकोलॉजिकली उनका एक एनालिसिस बताऊं तो वो उन लोगों में से होते हैं जो कि जिनके अंदर सब्र जो है, पेशेंस, यानी वो एक तो लॉन्ग टर्म वेट नहीं कर सकते चीज़ों का कि जी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो ग्रो हों और फिर जो है वो उनको उसका रिज़ल्ट मिले। दूसरा वो जो है उनको अपना जेलसी वाला फैक्टर कि दूसरे लोग उनसे आगे क्यों बढ़ गए हैं, ये दोनों चीज़ें उनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। यानी उनको फ़ौरन चीज़ें चाहिए, वेट नहीं कर सक रहे होते। इसको हम अपनी साइकोलॉजी की ज़ुबान में कहते हैं कि उनको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन यानी फ़ौरन सेटिस्फेक्शन चाहिए, दे कैन नॉट वेट फॉर। और उसमें उस हिर्स को पहुंचने के लिए वो गलत और सही, क्या गलत है क्या सही, इस दायरा कार से बिल्कुल बाहर निकल के सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के चक्कर में रहते हैं और दौलत जो कि वो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए वो किसी भी मीन तक जो है जा सकते हैं, किसी भी तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी रिलेशनशिप उसको जो है वो दाव पे लगाया जा सकता है, क्योंकि उनके लिए उनका गोल दौलत हासिल करना है, रिलेशनशिप बनाना नहीं। हमारी आज की कहानी कामरान और ईशा की मोहब्बत और कामरान की नाकामियों और कामयाबियों के बीच में चलती हुई नज़र आती है।
ईशा बिन बाप के माँ की बेटी थी, जिसको माँ ने बड़े नाज़अंदाज से पाला था, लेकिन ईशा को अपना मिडिल घराना और उसका तकद्दुस कभी भूला नहीं था। वो भी अपनी माँ और अपने मरहूम बाप की इज्जत का ख्याल रखते हुए कामरान से मोहब्बत कर रही थी और मुतालबा वही था जो हर शरीफ लड़की का होता है कि शादी। कामरान भी इसी के लिए राज़ी था और इसीलिए वो बैरून मुल्क से जब भी आता पहले ईशा को मिलता, ईशा की माँ को मिलता, अपने घर जाता। आज भी कामरान बाहर से आ रहा है। जी जनाब। अगर जहमत ना हो तो घर से बाहर आना पसंद करो। जी नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। पता है मुझे, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ईशा कौन है? आपका दामाद कोई तोहफा लेकर आया। कितनी अजीब लड़की हो तुम। उसे बाहर खड़ा किया हुआ है। जाओ उसे अंदर लेकर आओ। तुमसे ज्यादा तो मुझे अम्मी समझने लग गई हैं। अच्छा जी, आ रही हूँ। वाह, ये हमारी गाड़ी है। हमारी गाड़ी है? कैसी लगी? बहुत प्यारी, बहुत अच्छी है। आओ ट्राई नहीं लोगी? नहीं, अम्मी से ना मिलने में बहुत खुश होंगी। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, जीते रहो। माँ जी, ये गाड़ी आपकी बेटी की है, मुबारक तो आपको होनी चाहिए। अल्लाह ऐसा दामाद हर माँ को दे। ईशा बता रही थी कि तुम कोई नया काम कर रहे हो। हाँ जी माँ जी, वो शुरू करने वाला नहीं, शुरू कर चुका हूँ। तभी तो इस काबिल हुआ कि गाड़ी खरीदी है मैंने। वाह, फिर तो बड़ा कमाल का काम है तुम्हारा। बस मैं वैसे खुद कुछ नहीं करता, शेख के साथ इन्वेस्टमेंट करता हूँ और शेख मुझे उसका प्रॉफिट देता है। अच्छा, सही। पैसे देना और लेना मेरा काम। उसका किस चीज का कारोबार है? वो वहाँ का इन्वेस्टर है और मुख्तलिफ कंपनियों को लोन देता है और फिर उनका शेयर होल्डर बन जाता है। बस यही काम है उसका। और इनके शेयर्स के अप एंड डाउन का उसे फायदा भी होता होगा। डेफिनेटली। तो फिर वो तो अरबों कमाता होगा ना रोजाना। लेकिन मुझे तो इसी हिसाब से मिलेगा ना जितना मैं लगा रहा हूँ। अगर मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ तो प्रॉफिट भी इसी हिसाब से मिलेगा। तो फिर तुम्हारा क्या प्लान है? यहाँ कुछ दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट का बोला है, इनसे मिलकर वहीं पैसे लगाऊंगा, वहाँ से 50% मिलेगा, 30% इनको दूंगा। ईशा, तुम किन चक्करों में पड़ गई? जाओ कुछ खाने का बंदोबस्त करो। सॉरी कामरान, क्या खाओगे तुम? देखो, मैं इनकार तो बिल्कुल नहीं करने वाला, जो तुम्हारा दिल करता है ले आओ। हाँ हाँ ठीक है। मैं ये सोच रही हूँ कितने पैसे आएंगे कहाँ से? यार तुम अपना घर गिरवी रखवा दो। अम्मी से बात करनी पड़ेगी। उनको कायल करो ना। हाँ मैं करती हूँ उनसे बात। देखो, इसमें फायदा भी तो तुम लोगों का ही है ना। अम्मी, मैं चाहती हूँ कि हम ये घर गिरवी रख के जो पैसे मिले कामरान के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें। आपको अपने इस बेटे पे यकीन नहीं है? मैं इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। ये लो, पर्स में रखो। प्रॉफिट आया है? नहीं, अभी तो एक दोस्त ने इन्वेस्टमेंट की है, 1 साल में उसको 10 लाख की शक्ल में वापस देने हैं। ये लो बेटा, गिन लो, 4 लाख हैं। माजी शर्मिंदा तो ना करें, ना गिन के लेने हैं ना गिन के। अल्लाह तुम्हें तरक्की दे। वेलकम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कामरान की कि वो ईशा की माँ से मिलने से कर रहा था क्यों परहेज। कहीं वो ईशा को धोखा तो नहीं दे रहा था, या बात कुछ और थी? आइए देखते हैं। ये लो, पर्स में रखो। प्रॉफिट आया है? नहीं, अभी तो एक दोस्त ने इन्वेस्टमेंट की है, 1 साल में उसको 10 लाख की शक्ल में वापस देने हैं। ये जो उसने पैसे दिए थे उसके अलावा है? हाँ मेरी जान, ये अरब ममालिक है, पाकिस्तान थोड़ी है।
वहाँ धोखा देने पे सर काट देते हैं। ये तो है। तुम किस सोच में पड़ गई हो? यही सोच रही हूँ कि तुम्हारी मदद कैसे करूँगी। मैंने एक दोस्त से बात की है, देखो अगर वो थोड़े से पैसे दे देता है तो मेरा काम बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम हमारे होते हुए किससे क्यों मांगोगे? मैं कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा चलो फिर चलते हैं। ईशा के सामने कामरान एक बंदे से 5 लाख की एक अच्छी भली रकम बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए ले आया था, लेकिन उसकी इस बात ने कि अपना मुनाफा तभी ज़्यादा होगा जब रकम अपनी ज़्यादा होगी की तो ईशा कामरान की मोहब्बत में उसकी मदद करने को दिली तौर पर तैयार हो चुकी थी। लेकिन वो कैसे कर पाएगी कामरान की मदद, क्योंकि उसकी बेवा माँ के पास घर में ईशा से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं था। कहानी यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत टर्न लेने जा रही है, आइए देखते हैं। ऐसा भी क्या है कि अब जनाब का दिल नहीं लगता मेरे बगैर? भाई ऐसा ही है, ये तो सच है, मगर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? देखो ना कितनी इमरजेंसी में बुलाया तुमने मुझे। बात ही कुछ ऐसी है। कैसी बात है? हमारी शादी की? नहीं। फिर शादी से जरूरी बात क्या हो सकती है? देखो ईशा मुझे गलत मत समझना, शादी करके तुम मेरे साथ बाहर चली जाओगी, पीछे तुम्हारी अम्मी और भाई अकेले रह जाएंगे। तो क्या? तो मैं चाहता था कि तुम मेरे कारोबार में 5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दो, इससे ये होगा कि उनका प्रॉपर इंतजाम हो जाएगा और महीने का अच्छा खासा खर्च भी निकल आएगा। हाँ, मैं काफ़ी दिन से यही सोच रही थी कि कुछ ऐसा करूँ कि उनके घर का खर्च चल जाए, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। हाँ लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि इतने पैसे आएंगे कहाँ से? यार तुम अपना घर गिरवी रखवा दो। मकान, अम्मी से बात करनी पड़ेगी। हाँ तो करो बात और उनको कायल करो ना। हाँ मैं करती हूँ उनसे बात। देखो इसमें फायदा भी तो तुम लोगों का ही है ना। हाँ ना, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ चली जाऊंगी तो उनका खर्च भी तो निकलना चाहिए। बहुत अच्छा खासा खर्च निकल आएगा। ठीक है, मैं आज ही अम्मी से बात करती हूँ। गुड। और मुझे फिर बात करके जरूर बता देना। हाँ हाँ बताऊंगी। जान लेगी चुपेगी। अम्मी तबीयत ज्यादा खराब है। हाँ बेटा, सर का दर्द तो ठीक ही नहीं हो रहा। अम्मी। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? अम्मी, मैं कहना चाह रही थी कि मैं तो शादी करके कामरान के साथ बाहर सेटल हो जाऊंगी। तो क्या बेटा, सभी बेटियां अपने माँ बाप का घर छोड़कर जाती हैं, यही दस्तूर दुनिया है। अम्मी, मुझे आपकी और भाई की बहुत फिक्र है। हमारा अल्लाह वारिस है, और वैसे भी तुम मिलने तो आती रहोगी ना, और फोन पर बात भी होती रहेगी। अम्मी ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है ईशा? अम्मी, मैं चाहती हूँ कि हम ये घर गिरवी रख के जो पैसे मिले कामरान के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें। ये तुम कैसी बातें कर रही हो ईशा? तुम्हारे अब्बू की वफात के बाद इस घर के अलावा हमारे पास है ही क्या? अम्मी, आपको कामरान पे भरोसा नहीं है? है, लेकिन तुम्हारे अब्बू की पेंशन से घर का खर्चा चल रहा है ना, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? अम्मी, काशिफ भाई का भी तो सोचें, अभी तो वो खाला के पास रह रहे हैं, खाला सारा खर्चा उठा रही हैं उनका। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मैं घर गिरवी रखने नहीं दूंगी। अम्मी, अभी भाई की आला तालीम और मुझे आपके बुढ़ापे की भी फिक्र है। पहले भी अल्लाह ने मदद की है ना, आगे भी वही मदद करेगा। मैं इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। और वहाँ सब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक। ये लें जी आपकी चाय। बहुत शुक्रिया जी। लो चाय। और बेटा कैसे हो? कैसे आना हुआ? माँ जी, क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती? आपको अपने इस बेटे पे यकीन नहीं है?
नहीं नहीं बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? माँ जी मुझे तो लगता है कि आपको इस बात का भी यकीन है कि कल को मैं ईशा को खुश रख पाऊंगा या नहीं। बेटा साफ साफ कहो, हुआ क्या है? माँ जी मैं आपको अपनी सगी माँ की तरह समझता हूँ। अगर ये मेरा बिजनेस अपना होता तो मैं आपको कभी भी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कहता और आपका सारी जिंदगी खर्चा उठाता। हाँ ठीक है, लेकिन कह रहा था कि आपको मुझ पर यकीन नहीं है। अच्छा बोलो, कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि इस घर को गिरवी रखते हैं और उसको हम शेख के साथ इन्वेस्ट करते हैं, वहां से हमें 50% प्रॉफिट मिलेगा। नाज़रीन, कामरान ने तो जो कहा था कर दिखाया था और हमारे पेश किए गए तमाम खदशात को उसने जड़ से ही ख़त्म कर दिया था। लेकिन कामरान जिस बिज़नेस की बाहर करने की बात कर रहा था वो क्या बिज़नेस था जिसे इतनी तेज़ी से लोगों को फ़ायदा होने के ख्वाब दिखा रहा था? ईशा की माँ भी उसकी बातों से मुतासिर नजर आ रही थी। अम्मी, आपको मेरी बात समझ आ गई है ना? हाँ, जेवर तो है नहीं, बस एक ये मकान है, क्या करें? अगर हम गिरवी रख दें? पता करती हूँ गिरवी के कितने पैसे मिलेंगे। यही एक रास्ता है अम्मी। मैं समझूंगी कि मैंने तुम्हारे जहेज के लिए कमेटी डाल दी है। कामरान ने जैसा बताया है ना अम्मी, ये कमेटी से बहुत आगे वाली बात है। हाँ चलो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह बेहतर करेगा। अनफॉर्चुनेटली जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे औरत आज भी, क्योंकि लगता है ऐसा ही है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ जो है औरत का, क्योंकि उसको सिखाया जाता है बचपन से शादी शादी शादी, घर बनाना, इसके अलावा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई और मकसद नहीं। और ये सिर्फ लड़कियों का नहीं, हमारे यहाँ पे लड़कों का भी यही हाल है कि उनकी ज़िंदगी का मकसद ऐसा लगता है सिर्फ शादी है। जैसे ही वो कमाने लगते हैं तो शादी का सवाल पैदा होता है। लड़कियां जैसे ही थोड़ी सी बलूगत की स्टेज पे जाती हैं, बड़ी होती हैं, तो उनकी भी शादी वाली चीज़ें जो हैं वो उनके बारे में बात होना शुरू हो जाती है। और अभी तक लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं या लड़कियों के सोचने का पैटर्न यही है कि वो आदमी जो उनको शादी का लालच दे देता है, शादी का एक जो है शादी का सवाल उनसे कर लेता है, वो आदमी उनके लिए बहुत मोतबर हो जाता है। वो उसको चेक करने की बजाय, उसको टेस्ट करने की बजाय फ़ौरन उस पर एतबार करती हैं कि ये बंदा हमसे शादी की बात कर रहा है तो यकीनन ये सीरियस है, ये हमारे साथ लॉयल है। जबकि ये आदमियों के लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक बन गया हुआ है हमारी सोसाइटी में कि वो उनको पता है यहाँ पे इन हमारी लड़कियों की जो मेंटेलिटी है, जो साइकोलॉजी है, कि आपने अगर उनको ट्रैप करना हो तो आप उनको शादी का झांसा देके उनसे कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम करवा सकते हैं। ये लो बेटा, गिन लो, 4 लाख हैं। माँ जी शर्मिंदा तो ना करें, ना गिन के लेने हैं ना गिन के देने। अल्लाह तुम्हें तरक्की दे। अब तुमने कब जाकर ये पैसे कारोबार में लगाने हैं? बड़ी जल्दी है मुझे बाहर भेजने की। जल्दी नहीं है, दरअसल ये पैसे हमने अपना घर गिरवी रख कर दिए। ये आपने क्या किया? मुझसे तो पूछ लेते। याद है तुम्हें उस दिन तुम कह रहे थे कि पैसे अपने होंगे तो मुनाफा ज्यादा होगा। हाँ ठीक है, लेकिन कम से कम मुझसे पूछ लेते। बेटा कल भी तो मैंने इसी तरह करके जहेज का बंदोबस्त करना था ना, तो मैंने यही समझ लिया। इसको जहेज की जरूरत थी ना है, इन पैसों का कोई ना कोई बंदोबस्त मैं कर ही लेता। हमारे होते हुए किसी गैर से मांगो, अच्छा नहीं लगता। अच्छा माँ जी, 1 हफ्ते के अंदर मैंने चले जाना है, 6 माह तक वापसी होगी, तब तक आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता रहेगा। चलो अल्लाह खैर करे, खैर से जाओ और खैर से आओ। ईशा अपनी मोहब्बत को पाने और उसको कामयाब देखने के लिए आखिरी हद तक चली गई थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसकी खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी की आखिरी जमा पूंजी, अपने शौहर का घर भी गिरवे रखकर कामरान की कामयाबी के लिए पैसा लगा दिया था। यहाँ हम अपने एक्सपर्ट से राय लेना चाहेंगे कि क्या ऐसे किसी की मदद इस हद तक जाकर करना उनके लिए ठीक था, और क्या इस तरह का कोई बिजनेस होता भी है, या कामरान उनसे झूठ बोल रहा था। जब भी आप किसी भी बिज़नेस में अपनी रकम इन्वेस्ट करने लगे
तो आपको सबसे पहले ये चाहिए कि कानूनी तकाज़े पूरे करें। किसी के साथ पार्टनरशिप करने से पहले, कोई इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको चाहिए कि आप बाकायदा तौर पे स्टैम्प पेपर पे तहरीरी तौर पे इन ब्लैक एंड वाइट वो तमाम मुआहदा, वो सारे का सारा जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो स्टिपुलेशन है, वो आप उसका तयन करें और फिर उसके बाद आप किसी के साथ बिज़नेस करें, किसी किस्म का कारोबार करें। पाकिस्तानी सोसाइटी में ये देखा गया है कि यहाँ पे वो लोग जो फ्रॉड की इंटेंट रखते हैं, वो लोग जो धोखाधही की पॉलिसी पे यकीन रखते हैं, वो लोगों को, दूसरों को इस झांसे में लेते हैं कि आपको हम ऐसा फार्मूला बताते हैं, ऐसा बिज़नेस बताते हैं कि जिससे आप रातों रात अमीर हो सकते हैं, आपके पैसे महीनों में, सालाना दुगने हो सकते हैं। आपके सामने डबल शाह की मिसाल है कि जिसने लोगों का अरबों रुपया हथिया लिया। इसके बाद बेशुमार पाकिस्तान में ऐसी मिसालें मिलती हैं। तो लिहाजा आप जब भी किसी शख्स के साथ भी, चाहे आपका अपना है चाहे पराया है, तो आपको ये चाहिए कोई भी बिज़नेस करने से पहले आप स्टैम्प पेपर पे तहरीरी तौर पे तमाम शराइत लिख लें, फिर उसके बाद उसके साथ बिज़नेस करें, ताकि कल कला को कोई फ्रॉड का एलिमेंट, कोई चीटिंग का एलिमेंट सामने आता है तो आप उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के मजाज होंगे और हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हस्बे कानून उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकेगी। जी तो नाज़रीन, आपने हमारे एक्सपर्ट की राय जानी। इससे पहले हम इस पर कुछ कहें, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद उठाएंगे हकीकत की तलखियों से पर्दा। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने दिखाया कि ईशा ने अपनी मां को कह के घर को गिरवी रखकर कामरान की कामयाबी या अपने बेहतरीन फ्यूचर के लिए उसको 4 लाख रुपए दिए थे। कामरान ईशा के अलावा भी जिन लोगों से पाकिस्तान में उसने पैसे लेने थे लेकर बाहर जा चुका था और ईशा को इंतज़ार था उस वक्त का जब कामरान का फ़ोन आए और वो कहे कि ईशा, मैं तुमसे शादी करने के लिए आ रहा हूँ और साथ ही साथ तुम्हारे दिए हुए पैसों से बेशुमार पैसा कमा लिया है, वो भी ला रहा हूँ। लेकिन ऐसा कोई फ़ोन काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा था। ईशा घर में बैठी बोर हो रही थी, सो उसने अपनी माँ से कुछ पैसे लिए और मार्केट में शॉपिंग के लिए निकल खड़ी हुई। आगे क्या हुआ देखिए। ये कामरान कब आया पाकिस्तान? लगता है मुझे सरप्राइज देना चाहता है। आज इसे पकड़ के मैं ही सरप्राइज दे दूंगी। कौन हो तुम? क्यों, क्या हुआ? ये गाड़ी तुम्हारे पास कैसे आई? ये मेरी गाड़ी है। ये गाड़ी मेरे मंगेतर कामरान की है। तुम कौन हो? वो मेरा दोस्त है, ये गाड़ी मेरी है। बाहर निकलो, निकलो बाहर। क्या हुआ है? निकलो बाहर। अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। क्या बताएंगी आप मुझे? हेलो 15, मैंने यहाँ पे एक चोर को पकड़ा है। मेरे मंगेतर की गाड़ी चोरी करके जा रहा था। जल्दी आइए आप। मैं चोर नहीं हूँ, ये गाड़ी मेरी है। अभी रुक जाओ तुम, अभी पता चलता है किसकी गाड़ी है ये। चलो, रुको तुम यहीं पे। पता चल जाएगा, देख लेते क्या पता चलेगा। रुको तुम। मैं भी इधर ही हूँ, ये ले, देख ले क्या पता चलेगा। कहानी ने यहाँ तो अपना रुख ही मोड़ लिया है। ये गाड़ी चोरी करने वाला कौन है जो कामरान की गाड़ी चोरी करते हुए बड़े इत्मीनान से उसको अपना दोस्त बता रहा है? लेकिन ईशा जिस कदर कामरान से मोहब्बत करती है, वो किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं कि कामरान का अगर कोई दोस्त था तो फिर ईशा को उसके बारे में क्यों इल्म नहीं होगा। इसीलिए ईशा ने इस बहरूपिये से बचने के लिए 15 पर कॉल मिला दी। अब पुलिस और थाने तक बात जा पहुंची थी। तो तुम्हारा नाम तारिक है? जी। गाड़ियाँ चोरी करते हो? जनाब, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो गाड़ी मेरे दोस्त की है। आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। झूठ बोल रहे हैं सर। इसे रंगे हाथों पकड़ा उस लड़की ने जिसके मंगेतर की गाड़ी है। क्या नाम है तुम्हारे दोस्त का? कामरान है नाम सर उसका। यही नाम है उसका? हाँ जी, मगर तो ठीक है, उसको फोन करो और यहाँ बुलाओ, बस बात खत्म। दरअसल सर वो UAE में होता है और जाते वक्त वो गाड़ी
मुझे देकर जाता है। झूठ। गाड़ी या तो उसके घर पर होनी चाहिए, और अगर ऐसा होता तो वो मुझे बता कर जाता। एजाज ये ऐसे नहीं मानेगा। ले जा इसे, जरा चित्राल करा के ले आ। ले जा इसे। तुम ऐसे बताने वाले नहीं हो। चलो। जी मुझे माफ़ कर दे जी जनाब, मैं असल में अपना कारोबार बचाना चाह रहा था और मैं आपको अब साफ साफ बता रहा हूँ। कारोबार? कैसा कारोबार? रेंटे कार का सर। यानी कि तुम गाड़ियां चोरी करके रेंटे कार का सिस्टम चला रहे हो? नहीं जनाब जी, रेंटे कार का कारोबार है मेरा और वो गाड़ी जनाब जी मेरी है। फिर झूठ। गाड़ी मेरे मंगेतर कामरान की है और उसी ने खरीदी थी। ए तारिक, अगर वो आप से रेंट पे गाड़ी ले ही जाता है तो बार बार एक ही गाड़ी क्यों ले जाता है? सर वो अपने जानने वालों को उसने बताया हुआ है कि वो गाड़ी उसने खरीदी हुई है। इस बात का क्या मतलब हुआ? मतलब जनाब कुछ भी हो, मगर मैं अपने कस्टमर को खुश रखता हूँ। और उसने कहा था जिसके पास गाड़ी हो ना तो लोग भी पैसा उसको देते हैं। पैसे? पैसे किस बात के? जनाब वो पैसा लोगों को बाहर ले जाकर बिजनेस करता है और जो प्रॉफिट होता है ना वो लोगों में तकसीम कर देता है। काम तो यही बताया था उसने। देखिए सर। तो इसका मतलब है आपने भी पैसे दिए होंगे? जी जनाब जी, 10 लाख रुपए दिया मैंने और बाकी मेरे दोस्तों ने 5-5 लाख रुपए उसको दिए। किसी को प्रॉफिट आया भी? सर बाकियों को तो मुझे पता नहीं है, मगर मुझे उसने 3 माह में 1 लाख का प्रॉफिट दिया है। तो ठीक है तारिक साहब, हम माजरत खां हैं कि हमने आपका कीमती टाइम वेस्ट किया है। सॉरी, आप जा सकते हैं। शुक्रिया सर। हमारा बंदा एक आपके साथ जाएगा आपके कारोबार की तस्दीक करने। जी बिल्कुल ठीक सर। सर इस लड़की ने मेरा कीमती वक्त ज़ाया किया है। देखिए मैडम, आप कामरान को फ़ोन करके मामले की तस्दीक कर लें। दरअसल व्हाट्सएप का नंबर है जिस पर 2 माह से बात नहीं हुई। अगर उस पर बात ना हो तो वैसे कॉल आ जाती है, लेकिन 1 माह से उससे भी रब्ता नहीं हुआ। हाँ ठीक है, आप ऐसा करें कि उसके जितने भी नंबर आपके पास हैं वो बाहर लिखवा दें, तो हम रब्ता करेंगे। जैसे ही हमारा उससे रब्ता होगा हम आपको बता देंगे। जी ठीक है, मैं लिखवा दूँ। हाँ। सर मैं जाऊँ? हाँ ठीक है, आप जाएं। शुक्रिया सर। तो हकीकत जैसे जैसे खुलती जा रही है, कहानी वैसे वैसे उलझती चली जा रही है। अब कार चोरी करने वाला बंदा रेंटे कार वाला खुद बता रहा था, और ईशा के लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ ये थी, ये गाड़ी कामरान ने खरीदी नहीं थी बल्कि रेंट पर लेता था। अब यहाँ से धोखे ने जन्म ले लिया था। अगर गाड़ी कामरान ने खरीदी नहीं थी तो फिर उसको अपनी कार कहकर ईशा को मुतासिर करने की क्या ज़रूरत थी? वो पहले से ही कामरान से शादी करने को तो तैयार थी। नाज़रीन, मोहब्बत से शुरू होने वाली ये कहानी थाने तक जा पहुँची थी। अब इसमें आगे क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, बाद में बात होती। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ भैया, क्या रिपोर्ट लाए हो? सर जी उस बीबी ने जो नंबर दिया था ना वो 1.5 माह पहले बुरे वाली साइड पे ऑन हुआ है। एजाज, मुझे लगता है कि अब केस का रुख तब्दील हो रहा है। तुम ऐसा करो कि जहाँ से कॉल हुई है ना वहाँ से उस बंदे को लोकेट करो। ठीक है सर। सर कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि वो बंदा पाकिस्तान में हो सकता है? अब बिल्कुल, वो बंदा पाकिस्तान में ही है। ठीक है सर, मैं आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट देता हूँ। गुड, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। इंस्पेक्टर जब्बार के जहन में कामरान के बारे में कोई और ही बात थी। उन्होंने एएसआई शराफत को उसकी इन्वेस्टिगेशन पर लगा दिया था और उससे मुतालिका फ़ोन नंबर्स की छानबीन भी शुरू कर दी गई थी। शराफत की रिपोर्ट के मुताबिक उसका एक नंबर ऑन हुआ था, लेकिन लोकेशन पाकिस्तान की थी। जब्बार की सोच को उसी कॉल ऑन होने ने यकीन में बदल दिया था। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि कामरान जाने से पहले अपने किसी अजीज़ को फ़ोन देकर गया होगा तो पुलिस की कार्रवाई फजूल जाने वाली थी। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है, यानी अगर सच में कामरान पाकिस्तान से गिरफ्तार हो गया तो
आइए यहाँ पहले हम अपने एक्सपर्ट से राय ले लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पुलिस पे ये बाइंडिंग है कि वो सेक्शन 154 के तहत अगर वो समझती है कि कोई भी ऐसा शख्स जो उनके पास कोई केस, कोई काज या किसी किस्म की एप्लीकेशन लेके आया है और ये समझते हैं ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, तो पुलिस का सबसे पहले ये काम है कि उसकी FIR रजिस्टर करे और FIR रजिस्टर करने के बाद हमारी CRPC का सेक्शन 156 के तहत इंटेरोगेशन करे, इन्वेस्टिगेशन करे और ये जांचे, इस चीज़ की पड़ताल करे, इंटेरोगेट करे कि आया कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं क्या वो सच्चे हैं। और इस पर्पज़ के लिए स्पेशली अगर आपको किसी का कोई मोबाइल फ़ोन, उसका नंबर मिल जाता है और वो नंबर ऑन है, तो आप डेफिनेटली उस शख्स को अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आपको ये नज़र आता है कि वो शख्स अपना मोबाइल फ़ोन यहाँ पे छोड़ के परदेश चला गया या आउट ऑफ कंट्री चला गया, तो आपके पास फिर भी वेपन मौजूद है, आपके पास इक्विपमेंट मौजूद है कि आप उस शख्स को मीडिएटर बनाए कि जिसके पास वो अपना इक्विपमेंट छोड़ के गया है, फ़ोन छोड़ के गया है या उसके पास किसी किस्म के कोई शवाहद हैं जो कल कला केस में ये चीज़ इस्टेब्लिश कर सके कि इस शख्स ने जुर्म का इर्तिकाब किया है, और उस शख्स को मीडिएटर बना के उस शख्स से इंटेरोगेट, इन्वेस्टिगेट करके आप दूसरे शख्स तक पहुंच सकते हैं जो दरअसल मुल्ज़िम है और जिसने दरअसल जुर्म का इर्तिकाब किया है। जी तो नाज़रीन, एक्सपर्ट की राय आपने जानी। कामरान के खिलाफ लिए पुलिस के एक्शन से आपको आगाह करने का वक्त आ गया है, लेकिन इससे पहले टाइम है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि हम अब पर्दा उठाने जा रहे हैं कामरान और ईशा की मोहब्बत की कहानी से, कामरान की धोखाधड़ी के वाक़यात से। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हकीकत। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पुलिस कामरान पर फ्रॉड का मुजरिम होने का शक कर रही थी और इसी शक की बुनियाद पर तफ्तीश का आगाज़ भी कर दिया था। हमने हर एंगल पर डिस्कस किया कि कामरान ऐसे कर सकता है, वैसे कर सकता है, लेकिन अगर वो इंसान हो ही ना, या वहाँ उसको कोई माने ही ना, या मर गया हो, फिर हम क्या कर सकते हैं। इस कहानी में मोहब्बत, शक, जुर्म सब कुछ है। कामरान भी है, लेकिन वो कहाँ है, ये राज खुलते हुए आइए देखते हैं। खैर तो है ना बेटा? जी अम्मी। उदास क्यों हो? कामरान याद आ रहा है क्या? ऐसे ही समझ लें, लेकिन जो वजह होनी चाहिए वो नहीं है। मतलब उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया अम्मी। क्या किया उसने हमें धोखा दिया, उसने हमसे झूठ बोला अम्मी, उसने ये सारा मामला ख़राब कर दिया, वो लोगों के पैसे लेकर भाग गया। अब आप बताएं क्या सोचूं? बेटा, मेरी उम्र का तजुर्बा कहता है जो गाड़ी के मुतालिक झूठ बोल सकता है, बाकी बातों में भी झूठ बोल सकता है। अल्लाह ना करे अम्मी, हमारी तो जमा पूंजी वही घर था जो हमने गिरवी रख दिया है। कोई बात नहीं बेटा, हमारे पैसे हराम के नहीं थे, वापस आ जाएंगे। लेकिन मुझे तो ये रिश्ता भी हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। अम्मी, जहाँ धोखा हो, मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। ये तो एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन मैं समझती हूँ। लड़कियों को ऐसे फ़ैसले ज़रूर लेने चाहिए जहाँ पे उनको नज़र आ रहा हो कि उनका काउंटर पार्टनर जो है या वो लड़का जिसके साथ वो रिश्ता इज़्दिवाज में बंधने वाली हैं, वो लड़का कहीं पे भी रिलायबल नहीं है या उसकी कुछ चीज़ें जो है उनके सामने आ रही हैं। वो किसी भी किस्म का धोखा हो सकता है, वो उनको एक्सप्लॉइट करना हो सकता है। तो इसके ऊपर उनको बहुत टाइमली स्टैंड ले लेना चाहिए क्योंकि ये उनका हक़ है और उनको ऐसा ज़रूर करना चाहिए। अगर रिलेशनशिप के शुरू में ही आप इस तरह से एक्सप्लॉइट होते जा रहे हैं तो आप इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें कि आने वाले दिनों में वो रिलेशनशिप कभी भी अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि अगर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे है तो फिर आपको ही ये रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। और इस बात का मतलब ये होगा कि ये रिलेशनशिप सिर्फ आपकी साइड पे है, दूसरा बंदा सिर्फ इस रिलेशनशिप को एंजॉय करने के लिए, आपसे फ़ायदा उठाने के लिए है। ईशा की मां की उम्र के तजुर्बे ने सिर्फ गाड़ी के वाक़े से ये नतीजा अख़ज़ कर लिया था कि उसकी बेटी के साथ आज तक चलने वाला शख्स कामरान उसकी बेटी से मुखलिस नहीं था और वो ज़िंदगी भर उसका साथ नहीं देगा, क्योंकि नाज़िर मोहब्बत धोखा बर्दाश्त नहीं करती, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। ईशा की मां ने कामरान से अपनी बेटी की शादी ना करने का फ़ैसला कर लिया था, लेकिन इस सारी कहानी में
सबसे ज्यादा दिल दुखा भी ईशा का ही था। देखिए बहन, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम आपकी वजह से बहुत से लोगों को बर्बाद होने से बचाने में कामयाब हुए। मेरी वजह से? इनका रेंट ए कार का बिजनेस नहीं है? नहीं, ये अपनी जगह ठीक है। अगर उस दिन आपकी गाड़ी का इश्यू ना होता तो हमें कभी पता ना चलता कि कामरान आगे क्या करने जा रहा है। क्या कर रहा था? वैसे आप दोनों में सबसे ज्यादा उसके बारे में कौन जानता है? जी मैं। तो फिर तो आपको पता होगा कि वो क्या करता है और कहाँ जाता आता है। जी वो लाहौर में फैसल टाउन का रिहायशी है और 3-4 साल से बाहर आता जाता रहता है और वेल सेटल्ड है। और लास्ट टाइम वो 3 माह पहले गया है, ऐसे ही है? जी ऐसा ही है। देखिए बहन, जिस कामरान का नंबर आपने हमें दिया है वो बूरे वाले के एक गांव का रिहायशी है और 3-4 मरतबा वो बाहर जा चुका है। वहाँ काम करने का उसका दिल नहीं करता क्योंकि वो शॉर्टकट पैसे बनाने के चक्कर में है। बुरे वाला का लाहौर का नहीं है? यही नहीं बहन, उसका कोई ऐसा बिजनेस नहीं जिससे पैसे डबल होते हो। दरअसल उसने अपने गांव में एक मकान बनाना था और उसने लोगों को बताना था कि वो ये सारे पैसे बाहर से कमा के ले आया है। इसलिए उसने बिजनेस के नाम पर लोगों से 2 करोड़ इकट्ठे किए और वहाँ उसने गांव में घर भी बना लिया है। और तो और वो अनकरीब वो शादी करने वाला है, बल्कि अगले माह की 8 तारीख को उसकी शादी है। अगर आपको गाड़ी न मिलती तो उसकी शादी भी हो जाती और उसके बच्चे भी हो जाते। तब कहीं जाकर आपको पता चलता कि हमारे साथ धोखा हुआ है। इजाज ले आओ इसको। धोखेबाज, बेशरम इंसान, अगर तुमने ये सब पैसों के लिए किया होता तो मैं तुम्हें माफ कर देती। तुमने तो मेरी मोहब्बत के साथ धोखा किया। क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने और मैंने तुम्हारा? इंसान कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो कितना भी फूल प्रूफ प्लान बनाए, मगर जुर्म की भी एक रिवायत है कि उसमें कहीं ना कोई झोल रह ही जाता है और वही झोल ही उसको पकड़वा देती है या मरवा देती है। कामरान के इस फ्रॉड केस में भी प्लानिंग बहुत अच्छी की गई। हर तरह से ख्याल भी रखा गया कि एक से दूसरा बंदा ना मिल पाए, लेकिन रेंट पर ली जाने वाली गाड़ी और अपनी ही मोहब्बत के हाथों थाने में पहुंच ही गया था। आइए नाज़रीन अपने एक्सपर्ट की फाइनल राय ले लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इस सिचुएशन में। पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर चीटिंग की पनिशमेंट रखी गई है, इसको इन्हांस करने की ज़रूरत है और इसको प्रोहिबिटरी क्लास से निकाल के इसको 10 साल से इन्हांस करने की ज़रूरत है, ताकि वो लोग जो अरबों रुपए का, जो करोड़ों रुपए का लोगों के घरों को ले जाते हैं, प्लेज करवा जाते हैं, उनका जो कुछ ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है, जिस तरह इस केस के अंदर है, वो उनका सब कुछ हटाया जाती है। तो ऐसे केसेस के अंदर अदालतों को चाहिए कि वो जो है 420 के रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको सजाएं दे और सोसाइटी में प्रेसिडेंट सेट करे, ताकि वो अवामिल, वो जराइम पेशा लोग जो कि गंदी और एक सोच रखते हैं, दूसरों के घरों को जाड़ने की कोशिश करते हैं या उनके माल को लूटने की कोशिश करते हैं, फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, इनकी बेकनी की जाए, इनकी हौसला शिकनी की जाए और कानून अगर इनसे आहनी हाथों से नबरजमा हो तो हमारे सोसाइटी में ऐसे फ्रॉड करने वाले माफिया, ऐसे ग्रुप्स जो मुनज़्ज़म तरीके से फ्रॉड करते हैं, हम इनका कला कमा और इनका तदारुक कर सकते हैं और एक फ्रॉड जो एक स्वीप जो सोसाइटी है वो हम जो माशरे को प्रोवाइड कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी कहानी जिसकी हकीकत हमने आपके सामने खोल के रख दी। ऐसी कहानियाँ ही हमें अपने उन लोगों पर भी शक करने पर मजबूर कर देती हैं जो सच में हमारे अपने होते हैं, लेकिन उनका मकसद उनसे दूर होना नहीं है बल्कि एहतियात है। बस आज के मौसम में जो भी करें ज़रा सोच समझ कर करें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। सैयदा इकरा बुखारी को अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई हकीकत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।